तो आज हमने बात किया था कुछ फोर्सेस के बारे में, राइट। फोर्सेस के बारे में सारा कुछ देखा था कि कैसे रिजल्टेंट वगैरह निकलता है ना। हाँ, आज हम बात करेंगे तो टाइप्स ऑफ फोर्सेस एंड इक्विलिब्रियम। टाइप्स ऑफ फोर्सेस एंड इक्विलिब्रियम, तो हेडिंग लगाइए टाइप्स ऑफ फोर्सेस एंड इक्विलिब्रियम, क्योंकि अब जो पढ़ाई होगी सो हमारा पूरा मैकेनिक्स का जो बेस बन रहा है तो उस बेस पे होगी। और आपको कल हम डीपीपी दे देंगे, है ना, डेली प्रैक्टिस पेपर जो होता है वो देंगे मैकेनिक्स का। फाइन, तो फिर उसको आप बनाना शुरू कीजिएगा। तो आज के क्लास में हम लोग करेंगे फोर्सेस एंड इट्स टाइप्स। फोर्सेस एंड इसको आप अच्छे से लिखो, टाइप्स ऑफ फोर्सेस ऐसे लिख दो, टाइप्स ऑफ फोर्सेस। ठीक है, ये नहीं कराया है ना मैंने कितने। ओके, तो पहला फोर्स आप लिखिए, जो फर्स्ट फोर्स होगा, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी जिसको हम mg फोर्स भी बोलते हैं, mg भी बोलते हैं, है ना, और इसको वेट भी बोलते हैं। ठीक है, वेट भी बोलते हैं। तो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, इट्स डायरेक्शन इज, फोर्स होगा तो दो चीज होगा, उसका मैग्नीट्यूड होगा, उसका डायरेक्शन होगा। इट्स डायरेक्शन इज इन वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन कर लो, डाउनवर्ड डायरेक्शन, है ना। एंड इट्स मैग्नीट्यूड वैल्यू भी होगी फोर्स की, मैग्नीट्यूड इज m इंटू जी, mg। ओके, मतलब कोई भी बॉडी है दुनिया का, अगर वो अर्थ पे है ना, और m मास है उसका, तो उस पे फोर्स किधर लगेगा, नीचे लगेगा, mg लगेगा। ओके, फाइन। ये लेट अस सपोज कि कोई ऐसा वेज दे रखा है, इसको क्या पढ़ते हैं, वेज बोलते हैं, इसको वेज बोलेंगे, WEDG, वेज, है ना। वेज पे कोई ब्लॉक रखा हुआ है, कोई m मास का कोई ब्लॉक रखा हुआ है। अब इस m मास के ब्लॉक पे जो फोर्स लगेगा सो क्या होगा, mg फोर्स लगेगा, और वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, है कि नहीं। अगर कोई सिंपल ऐसा कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस है, उस पे कोई ब्लॉक रखा हुआ है m मास का, तो इस पे जो mg फोर्स लगेगा सो क्या लगेगा, नीचे की तरफ mg फोर्स लग जाएगा, है ना। तो सारे केस में किसी चीज पर रखा हुआ है, नहीं रखा हुआ है, हवा में है ना, कोई बॉल को अगर आपने फेंक दिया और हवा में है वो बॉल, लेट अस सपोज यही वाला कंसीडर करो एग्जांपल, तो इस पे फोर्स किधर लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा, mg। इसी फोर्स को हम लोग वेट भी बोलते हैं, समझे, इसी फोर्स को हम लोग वेट भी बोलते हैं। वेट और मास में क्या अंतर हो गया, तो वेट जो हुआ हमारा m इंटू जी का, वेट जो हुआ सो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये क्या है, g क्या है हमारा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना, ग्रेविटी। और इसकी जो वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अर्थ के केस में है। ये दूसरा कोई मान लो प्लैनेट है, चाहे सैटेलाइट है, चाहे मान लो कोई स्पेस में कोई बात कर रहा है, जुपिटर पे अगर हम चले गए, तो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जुपिटर का अलग होगा, है ना। अब वो हाँ जी, अलग अलग होता है हाँ, सारे प्लैनेट्स के अलग अलग होते हैं। मून पे क्या होता है, g/6 हो जाता है, मून पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, g/6 रहता है।
तो वेट मून पे क्या होगा, कम होगा, है ना। जी मान लो मून पे जो वेट होगा सो m इंटू जी बाई 6 हो जाएगा, है कि नहीं। तो आपको हल्का फील होगा, है ना। आप अपना वेट को मीजर कीजिएगा तो कम आएगा अर्थ के रेस्पेक्ट में, जुपिटर में ज्यादा आएगा, समझ रहे हैं, जुपिटर में ज्यादा आएगा। लेकिन मास क्या है, कांस्टेंट चीज है, मास इज ऑलवेज कांस्टेंट। मास क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है, ऑलवेज कांस्टेंट। इस पे भी एमसीक्यू बनते हैं नीट में, ठीक है, कि जी कोई मास को अपन यहाँ से ले गए जुपिटर पे तो क्या उसका मास चेंज होगा, नहीं होगा चेंज। मास आप कहीं पे भी ले जाइए, मास जितना केजी है उतना ही केजी रहेगा। मास का यूनिट क्या होता है, केजी होता है, किलोग्राम, है ना। मास को हम लोग किस में मीजर करते हैं, केजी में मीजर करते हैं, ओके। और वेट को किस में मीजर करते हैं, m इंटू जी हो गया। तो इसमें आप पढ़ेंगे g का जो यूनिट होता है सो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है ना। तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, है कि नहीं, बोलिए। जी सर ये चीज हो गया। और चूंकि वेट जो फोर्स हुआ सो mg फोर्स ही है, वेट जो है सो mg फोर्स है, और ये भी एक फोर्स ही है। तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। हाँ, फोर्स का यूनिट क्या हो गया, न्यूटन हो गया। आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे फोर्स बराबर क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहां से भी आप देख सकते हो कि फोर्स का यूनिट न्यूटन है ना, और मास का यूनिट केजी है, और एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो न्यूटन बराबर हम लिख सकते हैं क्या, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। अब हम बात करते हैं, एक दूसरा फोर्स है, दूसरा फोर्स लिखिए, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ये कैसा फोर्स होता है सर। तो ये भी जो फोर्स होता है सो एक्चुअली ये फोर्स होता है हमारा कांटेक्ट फोर्स होता है, कांटेक्ट फोर्स होता है। कांटेक्ट फोर्स मतलब जब कांटेक्ट किसी ऑब्जेक्ट का किसी ऑब्जेक्ट के साथ होगा तभी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आएगा, अदरवाइज नॉर्मल रिएक्शन फोर्स नहीं आएगा। इस बात को समझे। कंटैक्टलेस सरफेस है, मतलब सरफेस से हटा हुआ है, बॉडी हवा में है, तो क्या उस पर कोई नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगा क्या, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा ना। हवा में है तो mg फोर्स ही लगेगा, उस पर कोई कांटेक्ट तो नहीं है ना। जब तक कांटेक्ट नहीं तब तक नॉर्मल फोर्स नहीं, जब कांटेक्ट की बात करेंगे तभी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगता है। अब कैसे लगता है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, तो लिखेंगे इट इज अ पुशिंग फोर्स, इट इज अ पुशिंग फोर्स। पुशिंग फोर्स मतलब क्या हुआ कि पुश करता है, धक्का देना, हाँ पुश करेगा, है ना। कौन पुश करेगा भाई, तो जिस बॉडी पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स निकालना है और वो जिसके साथ कांटेक्ट में बना हुआ है, जिसके साथ बना हुआ है वो धक्का लगाएगा। कैसे लगाएगा भाई, लेट अस सपोज कि m मास का कोई ब्लॉक है और ये टेबल के सरफेस पे रखा हुआ है, दिस इज अ टेबल, ये टेबल पे रखा हुआ है, फाइन। ऐसा विजुअलाइज करिए कि यहाँ पे टेबल के सरफेस पे मास रखा हुआ है ना, दिस इज द टेबल। अब ये टेबल जो होगा सो टेबल का जो बेस होगा जिस पे रखा हुआ है वो वाला बेस, और जो बॉडी का जो कांटेक्ट जिसमें लगा हुआ है, जो कांटेक्ट सरफेस पे टच है, टच होगा ना, कोई भी चीज आप रखते हो टेबल पे तो कुछ सरफेस तो उसका कांटेक्ट में आएगा। तो इस पे जो फोर्स लगता है m मास का, अगर हम फोर्स का डायग्राम बनाए, फोर्स के डायग्राम को हम बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो इसके डायग्राम में बनाएंगे तो एक फोर्स तो इस पे mg नीचे डायरेक्शन में लगेगा ही, हमने बताया mg फोर्स यूनिवर्सल है, हमेशा लगेगा वो अर्थ पे, है ना। अर्थ के केस में ही बात कर रहे हैं,
हम दूसरे कोई स्पेस में नहीं जा रहे हैं जहाँ पे ग्रेविटी फ्री नेचर है। जहाँ ग्रेविटी नहीं होगा तो mg फोर्स भी जीरो हो जाएगा, है कि नहीं। g की वैल्यू जहाँ पे जीरो होगी, लेट अस सपोज, तो वहाँ पे mg फोर्स भी क्या हो जाएगा अपना, जीरो हो जाएगा। लेकिन बात क्या है कि जहाँ पे भी g का फोर्स जीरो नहीं होता है, नॉन जीरो होता है, इन दैट वेरी केस देयर विल एग्जिस्ट सम ऑफ द mg फोर्स। mg फोर्स कुछ ना कुछ तो एग्जिस्ट करेगा ही। दूसरा हमने बात किया क्या, नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन कैसे एक्ट करता है, पुशिंग फोर्स है, तो नॉर्मल रिएक्शन इस पे कैसे एक्ट करेगा, ऊपर की तरफ लगेगा n। समझे बात। जी सर। और अगर आप टेबल को विजुलाइज करो, अगर आप सोचो कि अगर ये टेबल है, इस टेबल को कैसा फील हो रहा होगा। इस टेबल को भी ये जो बॉडी है m मास वाला, वो n से क्या करेगा, नीचे पुश कर रहा होगा, है ना। n से क्या कर रहा होगा, नीचे पुश कर रहा होगा। टेबल ब्लॉक पे ऊपर लगाएगा धक्का, है ना, पुशिंग फोर्स है, पुश कर रहा है। ध्यान से समझो, पुश करना मतलब उसको ठेलना, धक्का देना, तो ऊपर जाएगा। तो mg फोर जो m मास का ब्लॉक है, सो क्या कर रहा है, नीचे पुश कर रहा है ना। तो इसीलिए स्टेबल है टेबल पे। हाँ, टेबल पर लग जाएगा। और इन ऐसे जो फोर्स होते हैं जो कि एक बॉडी दूसरे पे लगा रहा है, दूसरा बॉडी पहले पे लगा रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्शन रिएक्शन पेयर बोलते हैं, है ना। इसको क्या बोलते हैं, एक्शन रिएक्शन पेयर। एक्शन रिएक्शन पेयर बोलेंगे। न्यूटन का थर्ड लॉ होता है कि एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, है ना। इट मीन्स व्हाट, it means that if any body applies a force F on the another body, then that body also applies the same force in the opposite direction on the first body। समझे बात। इसको हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जब करेंगे, आएगा इसके बाद का टॉपिक है, तो हम लोग वहां पे डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। अभी तो आपको बस इतना समझना है, mg फोर्स माइंड में एकदम फिट कर लेना है कि वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐड करेगा। नॉर्मल फोर्स हमेशा पुशिंग फोर्स होगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। जी सर। अब लेट अस सपोज एक एग्जांपल और हम कंसीडर कर सकते हैं कि ऐसा कुछ वेज वाला कोई प्रॉब्लम हो, ऐसा कोई वेज दे रखा हो, है ना। अभी क्या है, मैं बेस बना रहा हूं आपका, इसी बेस पे सारा महल तैयार होगा, है ना। ये मास m है, ओके। अब ये मास m है, तो इस पे आपने mg फोर्स तो देख लिया कैसे एक्ट करेगा। अब इस पे नॉर्मल फोर्स कैसे एक्ट करेगा, ऐसे इस पे धक्का देगा, है ना, ठीक है। जी सर। हाँ, तो जैसे अगर इसका हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, तो एक फोर्स इस पे नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगेगा, है ना। पुशिंग फोर्स, अब यहां पे आगे लिखिए, यहां पे आगे आप लिख सकते हैं, एंड इट एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस। कॉन्टैक्ट सरफेस का क्या करेगा, ये परपेंडिकुलर एक्ट करेगा, है ना। यहाँ पे कॉन्टैक्ट सरफेस क्या था हमारा, हॉरिजेंटल था, है ना। तो हॉरिजेंटल का परपेंडिकुलर या तो ऊपर होगा चाहे नीचे होगा। अब वो देख लेंगे कि कौन किस पे फोर्स लगा रहा है। हमें टेबल के कारण फोर्स निकालना है मास m पे, तो टेबल उसको धक्का देगा ऊपर की तरफ, तो ऊपर हो गया, है ना। अब यहाँ पे देखो, इस केस में, वेज के केस में क्या है, स्लाइड कर सकता है, मतलब इसका सरफेस ऐसा है ना। तो इसका जो परपेंडिकुलर होगा सो कुछ ऐसा हो जाएगा, नहीं तो ऐसा होगा। दोनों चीज समझ में आ रहा है ना। तो ऐसा होगा, इसका मतलब क्या होगा, ऐसा होगा, इसका मतलब कि परपेंडिकुलर ये अपवर्ड की तरफ है, सो ये इसको धक्का देगा। तो आप देखो यहाँ पे कांटेक्ट सरफेस से 90 डिग्री फोर्स बना रहा है ना ये, हाँ। तो ध्यान देना है इसको, ओके। अब चलिए आगे हम एक और फोर्स पढ़ेंगे, एंड दैट फोर्स इज नोन एज टेंशन फोर्स। इस फोर्स को क्या बोलते हैं, टेंशन फोर्स, ओके।
हाँ जी सर। अब टेंशन फोर्स क्या है? टेंशन कहाँ लगता है? जब किसी चीज को खींचते हैं तो हाँ, खींचेंगे मतलब ये पुलिंग फोर्स है। वेरी गुड। ये स्ट्रिंग के लॉन्ग लगता है, धागा होता है ना स्ट्रिंग, हाँ, स्ट्रिंग के लॉन्ग लगता है। इट एक्ट्स अलोंग द स्ट्रिंग, इट एक्ट्स along the string and away from the body। याद रखना है इसको, away हाँ जी from the body। जिस भी बॉडी पे बात करेंगे तो स्ट्रिंग के along ही लगेगा, लेकिन away from the body। स्ट्रिंग जहां जहां है उसको विजुअलाइज करेंगे और बॉडी के अवे बनाएंगे। समझ रहे बात? तो जैसे देखिए, ऐसा कुछ सीलिंग है और यहाँ पे हमने एक मास m को हैंग कर दिया है एक स्ट्रिंग से। ठीक है, स्ट्रिंग क्या है? धागा होता है। समझ रहे हैं? इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग होता है, मतलब इस धागे का जो लेंथ होगा सो बढ़ेगा नहीं, जो कांस्टेंट लेंथ होगा, जो नॉर्मल जो आप घर में धागा देखते हैं वही है ये। ठीक, हाँ, स्ट्रेच नहीं करना है इसको। स्ट्रेच करेंगे तो फिर इसका पूरा फिजिक्स ही चेंज हो जाएगा, है ना। इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है ये। अब इस पे टेंशन किधर लगेगा? तो मास m है तो टेंशन किधर लगेगा? इट एक्ट्स अलोंग द स्ट्रिंग, जहां पर स्ट्रिंग है उसमें देखो, एंड अवे फ्रॉम द बॉडी। तो ये तो फोर्स ऐसा ही आएगा ना, अवे फ्रॉम द बॉडी करना है, एरो है सो अवे कर देना है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? टेंशन फोर्स T एक्ट करेगा। हाँ, उसी ढंग से अगर हम एक ऐसा विजुअलाइज करें, सोचो खाली, एक मास m1 है और दूसरा मास यहाँ पे m2 है। अब ये मास m1 और m2 पे दो अलग अलग स्ट्रिंग है तो दोनों में हम टेंशन अलग अलग मानेंगे, T1 एंड T2। ओके, अब आप पूरा का फोर्सेस बनाओ, सारे फोर्सेस की m1 पे क्या फोर्स लग रहा है और m2 पे क्या फोर्स लग रहा है। तो पहले आप m2 पे फोर्स बना सकते हैं क्या? सारे फोर्सेस, कितने फोर्सेस एक्ट कर रहे होंगे m2 पे? तो नॉर्मल रिएक्शन तो अभी नहीं लगेगा ना। नॉर्मल रिएक्शन कब लगता है? जब दो सरफेस कांटेक्ट में, यहाँ तो स्ट्रिंग कांटेक्ट में है ना। क्या एक फोर्स तो m2g लगेगा वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में। हाँ जी। अब टेंशन T2 m2 पे किधर लगेगा? टेंशन T2 जो होगा सो m2 पे ऐसा लगेगा क्या? m2 के अवे लगाना है, m2 के अवे। टेंशन फोर्स ऑलवेज क्या एक्ट करता है? अलोंग द स्ट्रिंग एंड अवे फ्रॉम द बॉडी, राइट? बोलिए। उसी प्रकार से, उसी ढंग से आप m1 सेम मैनर में आप m1 पे फोर्स लगाओ। एक फोर्स क्या लगेगा? अर्थ लगाएगा इस पे। कौन? m1g फोर्स कौन लगाता है? अर्थ लगाता है। ठीक है, हाँ, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। ग्रेविटी मतलब अर्थ का ग्रेविटी। अर्थ पे है तो अर्थ की बात करेंगे, मून पे रहेंगे मून की बात करेंगे। ओके, अब यहाँ पे देखो m1 अटैच है दो स्ट्रिंग से, T1 स्ट्रिंग भी है, T2 स्ट्रिंग भी है, राइट। तो हाउ यू कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ T1 एंड T2? कैन यू फाइंड इट? T1 एंड T2 दोनों की डायरेक्शन हमें पता करना है। तो T2 की तो अपवर्ड है, ऊपर जा रहा है। T2 इस पे अपवर्ड जा रहा था ना, m2 पे। m1 पे बात करना है हमें, m1 पे अब बात करना है। m2 भूल जाना है, ये m2 हमने कर लिया, भूल गए अब, है ना। अब हमें m1 पे ही बात करना है, m1 पे कंसंट्रेट करो। m1 एक फोर्स इस पे T1 लग रहा है। अब ये T1 फोर्स टेंशन लगेगा तो अवे फ्रॉम द बॉडी लगेगा ना। तो बॉडी हमारा m1 है तो T1 तो ऐसा लगेगा, हाँ। और T2 भी क्या लगेगा? अवे फ्रॉम द बॉडी, तो ऐसा लगेगा। along द स्ट्रिंग अवे फ्रॉम द बॉडी। अब विजुअलाइज हुआ? बोलिए। ऊपर नीचे हम कैसे डायग्राम बना रहे हैं समझ में आ रहा है? along द स्ट्रिंग अवे फ्रॉम द बॉडी। बॉडी हमें सोचना है कौन से बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं। m1 पे फोर्स लगा रहे हैं तो m1 को विजुअलाइज करेंगे, m1 को सीन में रखेंगे, बस m2 को भूल जाएंगे। m1 को देखेंगे कि कितने स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, तो m1 कितने स्ट्रिंग से कनेक्टेड था बताइए।
दो स्ट्रिंग से कनेक्टेड था, एक ऊपर स्ट्रिंग था, एक नीचे था। ऊपर वाले स्ट्रिंग में कैसा फोर्स लगेगा? ऊपर की तरफ लग जाएगा। क्यों ऊपर की तरफ? इसलिए लगा है क्योंकि m1 के अवे बनाना है बॉडी। जब फोर्स का जो डायरेक्शन होगा m1 के अवे होगा, तो m1 के अवे कब बन सकता है? जब ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, राइट? सेम वे T2 फोर्स जो है हमारा टेंशन, वो नीचे, वो मतलब जो धागा है, जो स्ट्रिंग है, वो नीचे है। अब ये तो इस पे फोर्स अवे फ्रॉम द बॉडी बनाना है, तो नीचे ही एरो बनाना होगा। ओके, इसको खुद से क्लास के बाद जो है सो सारे क्वेश्चंस को, है ना, एक एक करके अपने से लिखते हैं कि नहीं? जितना चीज मैं पढ़ाता हूँ, हाँ, दो दो बार लिखिए, फिर दिमाग में सिंक करेगा वो। ठीक है, दो दो बार लिखना है। नाउ लेट अस ड्रॉ वन ऑफ द एग्जाम्पल। एक ऐसा एग्जाम्पल हम देखते हैं कि जिसमें कि नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स ज़्यादा हैं, ऐसा एक एग्जाम्पल कंसिडर करो। इसका मास m मान लेता हूं मैं, ठीक है? एक ऐसे कनेक्टेड, एक ऐसे कनेक्टेड है, और यहाँ पे एक मास स्मॉल m है, ठीक है? इस पे टेंशन लेट अस सपोज की T1 है ना? इस पे टेंशन T1 है, इस पे टेंशन T2 है, और इस पे टेंशन T3 है। तो ड्रॉ द FBD, ड्रॉ द FBD। FBD क्या हो गया हमारा? फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम, ओके, ऑफ m एंड स्मॉल m। ठीक है, तो जब भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होगा तो हमें कुछ नहीं करना, जिस भी बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है उसको हम सिस्टम से डिटैच कर देंगे, हटा देंगे, और फिर देखें कि उस पर कितने सारे फोर्सेस लग रहे हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे कर सकते हैं क्या? सबसे पहले आप डिटैच कीजिए किसको? हम स्मॉल m पे फोर्स लगाते हैं, है ना? स्मॉल m पे हम फोर्स लगाते हैं। स्मॉल m को हमने डिटैच कर दिया, तो इस पे फोर्सेस क्या क्या लगेंगे? एक फोर्स तो m बॉडी लगेगा, तो एक तो नीचे mg फोर्स और ऊपर ये वाला, एक्सक्यूज मी, एक तो mg फोर्स नीचे लगेगा, राइट? और इस अपवर्ड लगेगा टेंशन फोर्स, अपवर्ड फोर्स टेंशन लग जाएगा, उसका वैल्यू क्या होगा? T3 हो जाएगा, है ना? स्ट्रिंग को ध्यान में रखना है, कौन सा स्ट्रिंग अटैच्ड है उस मास से। तो स्मॉल मास से T3 अटैच है, बस बनाया स्ट्रिंग को और डायरेक्शन देख लिया, ऊपर की तरफ होगा, अवे फ्रॉम द बॉडी, टेंशन फोर्स अवे फ्रॉम द बॉडी लगेगा। ओके, नाउ let us try to draw the FBD of this very body, m mass। ओके, अब ये m mass है, कैपिटल M है, तो इस पे क्या क्या लगेगा? एक डाउनवर्ड लगेगा, ये T3 वाला। सबसे पहले mg लगा लीजिए, mg फोर्स तो ऐसा लगेगा, और T3 वाला ये डाउनवर्ड लगेगा। क्यों? क्योंकि उसके नीचे स्ट्रिंग है और अवे फ्रॉम द बॉडी कराना है, तो T3 हो जाएगा ये, है ना? ठीक है, T1 किधर लगेगा? ऊपर की तरफ T1 लगेगा, है ना? और T2 भी, और T2 भी ऊपर की तरफ लगेगा। ओके, आगे हम पढ़ेंगे, रोटेशनल डायनेमिक्स में पढ़ेंगे कि T1 T2 दोनों का वैल्यू सेम ही आएगा, थोड़ा सा सिमेट्रिक फिगर है ना? आप देख सकते हैं, तो T1 T3 का वैल्यू जो होगा सो सेम आएगा। अब कितना आएगा उसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, वो भी हम लोग आगे अभी इक्विलिब्रियम जब पढ़ेंगे तब करेंगे। अभी के लिए क्या है, सिर्फ फ्री बॉडी डायग्राम आप बना पा रहे हैं कि नहीं वो चीज देखना है। ओके, सो दिस इज द वे हाउ टू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम आपको बनाने आ गया है। हाँ, एक और एग्जांपल हम कंसिडर करते हैं। एक ऐसा एक एग्जांपल कंसिडर कीजिए, थीटा एंगल है, ठीक है? अब इस m मास का FBD बनाइए। ड्रॉ द FBD ऑफ, ड्रॉ द FBD ऑफ स्मॉल m।
कैसे बनाएंगे? इसको भी वैसे ही कर सकते हैं। एम मास है, हाँ इसमें नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी लगेगा। हाँ, वेरी गुड। कांटेक्ट कर रहा है तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी लगेगा। कैसे लगेगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स? वेरी गुड। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हमेशा क्या लगता है? पुशिंग फोर्स होता है कि नहीं? हाँ, एंड इट एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द कांटेक्ट सरफेस, हमने लिखा हुआ है ना ऊपर। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो होगा सो हमेशा आपका पुशिंग फोर्स होगा एंड इट एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द कांटेक्ट सरफेस। ओके, तो कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर एक्ट करेगा तो फिर क्या हो जाएगा बताइए जरा? ये जो होगा एक्चुअली ऐसे एक्ट करेगा। हाँ, दिस विल बी द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ओके, नाउ mg फोर्स किधर एक्ट करेगा? नीचे की तरफ एक्ट करेगा, वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या होता है? ऐसा होता है mg फोर्स। और एक फोर्स और एक्ट करेगा, टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स किधर एक्ट करेगा? अलोंग द स्ट्रिंग, और ये टेंशन T ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज हो गया। नाउ लेट अस कंसीडर वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ स्प्रिंग फोर्स। अब एक और फोर्स आएगा हमारा, स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स, ओके। स्प्रिंग फोर्स क्या होता है? स्प्रिंग आपने देखा है क्या? इसको स्प्रिंग बोलते हैं, है ना? कॉइल कर दिया, बहुत सारे पेन में भी आता है स्प्रिंग, है ना? जो ऊपर से आप दबाते हैं तो लिख पाते हैं, उन सारे में क्या होगा? ये स्प्रिंग लगा हुआ होता है। अब स्प्रिंग फोर्स क्या होता है कि स्प्रिंग जो होता है हमारा, हर एक स्प्रिंग का एक क्या होगा? स्प्रिंग कांस्टेंट होता है। के क्या होता है? स्प्रिंग कांस्टेंट होता है। वो हर स्प्रिंग का नेचर है, वो आपको निकालना नहीं, क्वेश्चन में दिया रहेगा स्प्रिंग कांस्टेंट, है ना? डिपेंड करेगा कौन से मटेरियल का बना हुआ है, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा कम हो सकता है। और हर एक स्ट्रिंग का एक नेचुरल लेंथ होता है। ये क्या होता है? एल नॉट। एल नॉट क्या है हमारा? नेचुरल लेंथ होता है ना? नेचुरल लेंथ होता है। अब लेट अस सपोज इसको हम एक एंड से इसको क्या कर दिए? फिक्स कर दिए हैं, और दूसरे एंड से उस पर हम पुश करना शुरू कर दिए। एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसा सोचो कि ऐसा कोई प्लेट बना हुआ है और ये कोई आदमी है यहाँ पे, ठीक है? मान लो कि आप इसको क्या कर रहे हैं? पुश करना शुरू किए। हाँ, तो यहाँ से यहाँ तक इसका नेचुरल लेंथ क्या है भाई? नेचुरल लेंथ तो इसका एल नॉट है ना? पुश करते करते इसको थोड़े टाइम के बाद हम इसको, इसका जो फिगर अगर बनाएंगे तो ऐसा कुछ हो जा सकता है ये। हाँ जी, और आप भी यहाँ पहुंच गए, ठीक है? तो कितना पुश किए हैं, कितना इसको हमने पुश करके इनवर्ड अंदर लेके चले गए, तो वो डिस्टेंस को हम लोग मीजर कर सकते हैं। जितना आप चले उतना ही पुश हुआ, है ना? एक्स हुआ, है ना? ठीक है। तो अभी अगर आप वहां पे हाथ कांटेक्ट में रखे हुए हैं तो आप बताइए कि आपको स्प्रिंग के कारण जो फोर्स लग रहा होगा, हाथ कांटेक्ट में रखेंगे और ये प्लेट है तो जरूर एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी लगेगा, वो भी कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन अभी हम सिर्फ बात करें स्प्रिंग आप पे कितना फोर्स लगा रहा होगा और कौन से डायरेक्शन में लगा रहा होगा, बस इतना ही समझना है। स्प्रिंग के कारण नेचर दो होता है, या तो आप उसको कॉम्प्रेस कर सकते हैं, नहीं तो आप उसको क्या कर सकते हैं? एक्सपैंड कर सकते हैं, एलोंगेट कर सकते हैं। या तो हम दबा सकते हैं, नहीं तो खींच सकते हैं, दो ही चीज होगा ना। तीसरी चीज तो नेचुरल लेंथ है, नेचुरल लेंथ पे फोर्स 0 लगता है। तो हमें बस इतना देखना है कि नेचुरल लेंथ से कितना ज्यादा कॉम्प्रेशन हुआ है,
नेचुरल लेंथ अगर एल नॉट है और कॉम्प्रेशन अगर एक्स हुआ है, तो इस पे फोर्स का जो वैल्यू होता है, फोर्स का जो वैल्यू होता है, एफ की जो एफ स्प्रिंग का अगर हम मैग्नीट्यूड का बात करेंगे तो k टाइम्स x होता है, वेयर x इज आइदर एलोंगेशन है ना, और कॉम्प्रेशन है ना। एलोंगेशन भी हो सकता है, ये कॉम्प्रेशन भी हो सकता है। समझ में आ रही बात? जी सर। तो अब दोनों केस में फोर्स का डायरेक्शन बस बदलेगा। तो फोर्स, स्प्रिंग फोर्स एक्ट्स इस डायरेक्शन में करता है, आप लिखिए इसको, एफ स्प्रिंग है ना एक्ट्स in such a manner so that it tries to restore its original length। ओरिजिनल लेंथ को आप नेचुरल लेंथ भी बोल सकते हैं, नेचुरल लेंथ भी बोल सकते हैं, एल नॉट। मतलब अब बात क्लियर हो गया कि एफ स्प्रिंग जो होगा तो उसका वैल्यू तो के एक्स होगा, वेयर एक्स क्या होगा, कॉम्प्रेशन हो सकता है, एक्सपेंशन हो सकता है, दोनों हो सकता है, ठीक है। लेकिन फोर्स किधर लगेगा? फोर्स हम अगर धक्का लगा रहे हैं स्प्रिंग पे, तो फोर्स, स्प्रिंग फोर्स किधर लगेगा हम पे? स्प्रिंग हम पे फोर्स जो लगाएगा सच दैट लगाएगा कि ये स्प्रिंग चाहेगा कि वो नेचुरल लेंथ में पहुंच जाए। अब नेचुरल लेंथ में पहुंचेगा तो क्या करेगा? मुझे धक्का ही देगा ना, सोचो ना। हाँ, आप सोचो कि आप स्प्रिंग हो, है ना, और ऐसे करके हम कॉम्प्रेस कर रहे हैं, तो आप मुझे क्या करोगे? धक्का दोगे, है ना, है ना, तभी तो वो नेचुरल लेंथ पे आएगा वो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इस आदमी का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जाए, है ना, तो इस पे फोर्स क्या लगेगा? स्प्रिंग फोर्स इधर लग जाएगा, एफ स्प्रिंग इधर लग जाएगा, ठीक है ना। हाँ, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? एफ इज इक्वल टू के एक्स हो जाएगी, राइट। तो ये चीज मुझे समझाना था। अब आप जैसे देखो, इसी में अगर हम नेचुरल लेंथ से खींच दे, जो नेचुरल लेंथ था हमारा, लेट अस सपोज कि नेचुरल लेंथ हमारा ऐसा था, ऐसा नेचुरल लेंथ था। अब क्या हो गया? नेचुरल लेंथ से हमने इसको खींच दिया, एलोंगेट कर दिया, तो ऐसा बन जाएगा ना ये फिगर इसका। हाँ, यहाँ पे नेचुरल लेंथ था एल नॉट से ही रिप्रेजेंट करते हैं नेचुरल लेंथ को। तो अब आप कहाँ पहुंच गए हो? यहाँ पहुंच गए आप। नाउ यू आर इन दिस पोजीशन, है ना। पहले आप यहाँ थे, अपनी तरफ खींचेगा इसको। हाँ, वेरी गुड, अपनी तरफ खींच लेगा। क्यों? क्योंकि वो नेचुरल लेंथ को रिस्टोर करना चाहेगा। तो जैसे ही नेचुरल लेंथ को रिस्टोर करना चाहेगा, तो इस आदमी पे जो फोर्स लगेगा तो इधर लगेगा, एफ स्प्रिंग इधर लगेगा, है ना। इसकी वैल्यू कितनी होगी? इंस्टेंट पे डिपेंड करता है, अभी कितना खिंचाव है इसमें, इसमें एलोंगेशन कितना है, अभी x है, तो इस पे फोर्स लगेगा के एक्स लगेगा। कौन से डायरेक्शन में? माइनस आई कैप डायरेक्शन में, है ना। ऐसा कुछ कर सकते हैं। एफ स्प्रिंग ऑन मैन, है ना, जो भी आदमी खींच रहा है। इस केस में क्या था हमारा? एफ स्प्रिंग क्या होगा? के एक्स होगा, आई कैप होगा। हाँ, ओके, ठीक है। तो ये समझ गए कि स्प्रिंग फोर्स का क्या खेल है। ये हमें बार बार आएगा। स्प्रिंग फोर्स वर्क एनर्जी पावर में भी आएगा, रोटेशन में भी आएगा, हर जगह आएगा, इक्विलिब्रियम में आएगा। के एक्स लगता है, के एक्स फोर्स लगेगा, के मतलब कांस्टेंट होगा, स्प्रिंग कांस्टेंट होगा। के को क्या बोलते हैं हम लोग? स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं। के को क्या बोलेंगे? स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, ये कांस्टेंट होता है। इसकी वैल्यू तो होती है ना, क्वेश्चन में गिवन होगा, गिवन इन द क्वेश्चन रहेगा, है ना, गिवन इन क्वेश्चन। आपको याद वाद नहीं करना है। जहाँ पे भी स्प्रिंग का क्वेश्चन रहेगा वहां देगा के की वैल्यू क्या है ना। आपको बस ध्यान रखना है कि
फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, तो डिपेंड करेगा कि कॉम्प्रेस कर रहा है कि इलोंगेट कर रहा है। ओके, तो ये हमने आज बेसिक बातें किया है। ओके, तो इस पे एक और टॉपिक है फ्रिक्शन, तो उसको मैं अलग से पढ़ाऊंगा। एक 5वां फोर्स लगता है, 5th फोर्स लगता है फ्रिक्शन, तो इसको हम लोग एक पूरा प्रॉपर क्लास ही लेंगे इसका, है ना। फ्रिक्शन का एक क्लास हम लेंगे, नेक्स्ट क्लास आप रख सकते हैं इसको, ठीक है। कब है नेक्स्ट क्लास? हाँ बताता हूँ मैं। अभी आप देखिए कि फ्रिक्शन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तो अभी हम बात करते हैं कि अब जो ये फोर्स अब जो हमने सीख लिया, तो इसका यूज क्या है ना। इसका यूज तो कुछ होना चाहिए ना, तो पूरे फिजिक्स में यूज है। तो पहला टॉपिक जो यूज करेंगे हम लोग, इक्विलिब्रियम चैप्टर, इक्विलिब्रियम, है ना। इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम क्या होता है? एक ऐसा स्टेट होता है, स्टेट इन विच, स्टेट मतलब, स्टेट मतलब क्या? स्टेट, हाँ, जैसे स्टेट मतलब अवस्था, हिंदी में उसको बोल सकते हैं। ऐसी अवस्था है जिसमें, है ना, इन विच फोर्सेस आर बैलेंस्ड, है ना, फोर्सेस आर बैलेंस्ड, फोर्सेस आर क्या है? बैलेंस्ड। फोर्सेस बैलेंस होगा, इसका कहने का मतलब क्या है? हाँ जी, फिर से बोलिए, क्या बोल रही थी? संतुलन बोलते हैं इसे। हाँ, संतुलन हिंदी में। अच्छा, आप हिंदी मीडियम में आप पढ़े हैं? नहीं सर, ओके, बस मैंने क्लास लेके देखी थी। ओके ओके। इक्विलिब्रियम मतलब हुआ कि एक ऐसा स्टेट है, एक ऐसी अवस्था है जिसमें सारे फोर्सेस जो होंगे सो क्या होंगे, सारे कट कुट के जीरो आ जाएंगे। लगते रहेंगे बहुत सारे फोर्सेस, लेकिन कट कुटा के सब जीरो हो जाएगा, मतलब कैंसिल आउट हो जाएगा। समझ रहे बात? कैंसिल आउट कैसे होता है? लेट अस सपोज कि कोई बॉडी है, कोई बॉडी है, इस पे फोर्स एक नीचे लग रहा है एफ, एक फोर्स ऊपर भी एफ लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है 3F, एक फोर्स इधर भी लग रहा है 3F, तो कैंसिल आउट हो गया ना। 3F के साथ कैंसिल आउट हो गया, है कि नहीं? ये F के साथ ये कैंसिल आउट हो गया, तो मतलब नेट फोर्स क्या हो रहा है? जीरो हो रहा है ना। नेट फोर्स हमें जीरो वाला फील लाना पड़ेगा। कब? जब इक्विलिब्रियम का बात करेगा। इक्विलिब्रियम कब होता है ना, जब नेट फोर्स जीरो है। या तो आप बोलो नेट फोर्स जीरो है, नहीं तो आप न्यूटन सेकेंड लॉ, आगे हम लोग पढ़ेंगे इसको, ये कहता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। कांस्टेंट मास के केस में m इंटू एक्सेलरेशन है, मास को कांस्टेंट ही हम लोग ट्रीट करते हैं, है ना। आगे कुछ क्वेश्चंस में कोई सिस्टम है, उसका मास भी कांस्टेंट रहेगा, लेकिन क्या होगा कि एक हम रॉकेट प्रोपल्सन का एग्जांपल लेंगे जिसमें कि मास को वेरी भी कर सकते हैं टाइम के साथ में, है ना। उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए बस मास को कांस्टेंट ही ट्रीट करना है, ठीक है। फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन है, तो अगर फोर्स अगर जीरो होगा, फोर्स अगर जीरो है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? ये भी जीरो हो जाएगा। हाँ जी, जब एक्सेलरेशन जीरो है, फोर्स जीरो है, इक्विलिब्रियम हो गया। तो या तो आप बोलो कि इक्विलिब्रियम के केस में इक्विलिब्रियम कब होगा, इक्विलिब्रियम कब होगा, या तो आप बोलो कि फोर्स जीरो है ना, फोर्स इक्वल टू जीरो है, एफ नेट इज इक्वल टू जीरो आप बोलो, ज्यादा बेटर रहेगा। एफ नेट जीरो करो, अदरवाइज आप क्या करो, है ना, एक्सेलरेशन जो है सो जीरो होगा। दोनों बात सेम ही होती है, ठीक है। तो इसमें आप रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ लिए हैं, हाँ हाँ। तो हाउ टू सॉल्व इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम, इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स, इक्विलिब्रियम के प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं, है ना। फर्स्ट स्टेप 1 में हम लिखेंगे ड्रॉ द FBD, फ्री बॉडी डायग्राम, जो अभी हम लोग बना रहे थे, फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है भाई? जिस भी चीज का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो उसमें क्या करना है, उस बॉडी को बाकी पूरे सिस्टम से डिटैच कर देना, सेपरेट कर देंगे, और उस पर हम एनालिसिस करेंगे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। मास के कारण mg फोर्स लगेगा, है कि नहीं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण, है ना। मास के कारण नहीं लगता है, वो एक्चुअली अर्थ के कारण लगता है। mg फोर्स कौन लगाता है? अर्थ लगाता है। और
हाँ, तो हर बॉडी का कुछ ना कुछ मास होगा, तो अर्थ उस पे mg फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में सब चीज को खींच रहा है। जितना तमाम तरह के आप चीज देख रहे हो, मैं बैठा हूँ मेरे पे खींच रहा है, कुर्सी है इस पे खींच रहा है, सब पे नीचे 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 लग रहा है। कौन लगा रहा है? अर्थ लगा रहा है। समझ रहे हैं बात? तो ये हो गया। तो सारे फोर्सेस को हम लोग FBD के तौर पे बना देंगे। उसके बाद स्टेप 2 लिखेंगे, स्टेप 2 है ना। स्टेप 2 में करेंगे कि if any force is not in same line of action, है ना, then try to resolve it accordingly, है ना। मतलब समझे बात? कोई फोर्स अगर सेम लाइन में नहीं लग रहा है तो उसको क्या करेंगे? रिजॉल्व कर देंगे। मतलब जैसे देखो, कोई बॉडी है, लेट अस सपोज कि m मास है और एक फोर्स इसका ऊपर लग रहा है F और नीचे फोर्स लग रहा है mg, है ना, और एक फोर्स लेट अस सपोज कि F2 ऐसे लग रहा है ना, और एक फोर्स हमारा F3 ऐसे लग रहा है। ऐसा हो सकता है ना? ठीक है। तो क्या करेंगे कि अब ये देखो बाकी सारे, अब देखो नॉर्मल मतलब जो फोर्सेस लग रहे हैं नॉर्मली एक्ट कर रहे हैं, वो हमारा एक वर्टिकल है, दूसरा भी क्या है? वर्टिकल है, तीसरा भी क्या है? हॉरिजॉन्टल है। तो ये एक आ गया ऐसा फोर्स F2 फोर्स एक ऐसा आ गया जो कि हमारा इंक्लाइन फोर्स है, कुछ एंगल पे बन रहा है ना। तो क्या करेंगे? इस फोर्स को हम लोग तोड़ देंगे दो फोर्सेस में, है ना। दो फोर्सेस में कैसे तोड़ते हैं? यूजिंग द रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। हमने आपको पढ़ाया है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, राइट। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में क्या करते हैं? थीटा एंगल, हाँ, कुछ एंगल थीटा दिया हुआ होगा, या तो ऊपर से थीटा होगा नहीं तो नीचे थीटा होगा। इसको क्या कर देंगे? बढ़िया से इसको रिजॉल्व कर देंगे। जिधर से थीटा बनाएगा उधर क्या हो जाएगा? F2 cos थीटा हो जाएगा, और जिधर थीटा नहीं बनाएगा ऊपर हो जाएगा F2 sin थीटा हो जाएगा। समझे बात? तो ऐसा कुछ है। अब स्टेप 3 में कर देंगे, इक्वेट द फोर्सेस, बैलेंस बोलो यहाँ पे, बैलेंस द फोर्सेस, बैलेंस, है ना, द फोर्सेस along the two perpendicular axis, x axis and y axis, है ना। अब चलिए एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। जो हमने किया था उसी को करते हैं। लेट अस सपोज कि कोई फोर्स है, कोई ऐसा सीलिंग है, यहाँ पे कोई मास m दे रखा है और यहाँ पे टेंशन है, m की वैल्यू कितनी है? 10 kg है। तो आपको निकालना है कि टेंशन की वैल्यू कितनी होगी अगर इक्विलिब्रियम में स्टेज है, इक्विलिब्रियम में बॉडी है तो, है ना। कैसे निकालेंगे? देखेंगे पहले रेस बताया mg लग रहा है। हाँ, तो ये इस पे फोर्स mg लग रहा है, mg की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 इंटू लेट अस सपोज g हो जाएगी, है ना, 10 इंटू जी, और g की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको बाद में भी आप लिख सकते हो, कभी कभी क्वेश्चन में नहीं गिवन होगा तो 9.8 लेंगे। अगर कुछ गिवन है कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो उसको कंसिडर कर लेंगे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। टेंशन फोर्स किधर लगेगा? ऊपर की तरफ लगेगा, T, है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे? दो ही फोर्स लग रहे हैं, एक ऊपर लग रहा है, एक नीचे लग रहा है ना। kx फोर्स यहाँ पे नहीं आएगा ना, kx फोर्स यहाँ पे नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्प्रिंग नहीं है ना। स्प्रिंग रहेगा तब kx फोर्स आएगा, सरफेस रहेगा, कांटेक्ट सरफेस, तब नॉर्मल फोर्स आएगा। समझ में आ रही बात? ऐसा ही एग्जाम्पल और आप देख सकते हो। लेट अस सपोज एक मास m1 है और दूसरा मास यहाँ पे m2 है, ठीक है। m1 की वैल्यू 5 kg है, m2 की वैल्यू 10 kg है। तो आपको t1 और t2 की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे?
इसको ट्राई करिएगा, है ना, इस क्वेश्चन को ट्राई ओके सर, करिएगा। हाँ नोट डाउन कर लो, वेट सर, स्क्रॉल हाँ करो। ओके। समझ में आ रहा है ना? हाँ जी सर, गुड, हो गया। हो गया, गुड। एक एग्जांपल और आप करना। दो टेंशन यहाँ पे लग रहा है, ठीक है, T1 एंड T2 लग रहे हैं। ओके सर, हाँ, ये मास m है, ओके, और बोल रहा है कि T1 एंड T2 आर इक्वल। अगर इक्वल है देन फाइंड टेंशन, फाइंड टेंशन, है ना, मतलब इक्वेशन बनाना है, लास्ट में T1 बराबर T2 कर देना है, ठीक है। हाँ जी सर, हाँ, इसको आप कर लेना, मैं अभी क्वेश्चन लिख ओके देता सर। हूँ, पीडीएफ तो मैं भेज ही दूंगा। हाँ जी सर, हाँ, एक एग्जांपल जैसे आप देखो कि ऐसा भी हमने देखा था, हमने एक फोर्स का एक ऐसा एक एग्जांपल देखा था, एफबीडी बनाया था, तो ऐसा है, इसको मैं कराता हूँ। यहाँ पे एक स्ट्रिंग लगा हुआ है, ठीक है, m की वैल्यू जो है, m की वैल्यू कितनी है, लेट अस सपोज ये टेंशन में जो स्ट्रिंग है, ये t की जो वैल्यू है सो 10 न्यूटन है, ओके। तो फाइंड नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन कैसे ये करेंगे? जो पैरेलल होता है वो परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर जो होता है सो हाँ जी, नॉर्मल रिएक्शन कैसे निकालेंगे? तो आप सोचो कि इसका हम एफबीडी बनाते हैं, m मास है, हाँ जी, तो इस पे फोर्स किधर लगेगा? नीचे की तरफ। m जी। m की वैल्यू आप 5 kg ले लीजिए, है ना, तो mg नीचे फोर्स लगेगा, है ना। नॉर्मल रिएक्शन किधर लगेगा? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ऐसा। ये हाँ जी एंगल सर, थीटा है ना, ये एंगल क्या है? थीटा है, और थीटा की वैल्यू लेट अस सपोज 30 डिग्री है, ठीक है, थीटा हाँ की जी वैल्यू 30 डिग्री है। अब आप एक चीज देखोगे कि जब ये थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, एक रूल तो होता ये है। हाँ कोस वाला हाँ, तो कॉस वाला है होता ना, है, एक सेकंड मैं बता रहा हूँ। एक रूल होता है कि कोई भी फोर्स अगर हॉरिजेंटल से थीटा अगर एंगल बनाता है, ठीक है, तो उसका परपेंडिकुलर जो होगा, उसका जो परपेंडिकुलर लाइन होगा वो वर्टिकल से थीटा एंगल बनाएगा, है ना, इसको आप याद रखो। कोई भी लाइन, फोर्स नहीं बोलो, लाइन अगर बोलो, कोई भी लाइन अगर हॉरिजेंटल से थीटा एंगल बना रहा है तो इसका परपेंडिकुलर लाइन ये हो गया ना। लेट अस सपोज ये एल लाइन है, ये लाइन कौन सा होगा? एल परपेंडिकुलर लाइन होगा। तो एल परपेंडिकुलर लाइन किससे बना रहा है? वर्टिकल से बना रहा है, ये हॉरिजेंटल है, इसको माइंड में रखना है, ये हॉरिजेंटल है, ये वर्टिकल है ना, तो ये थीटा एंगल बना रहा है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे भी आप देखिए कि ये जो इंक्लाइंड प्लेन है, ये क्या है हमारा? इंक्लाइंड प्लेन है। तो इंक्लाइंड प्लेन जो है सो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है ना। 30 हाँ हाँ 30 डिग्री बना रहा है। तो इसका जो परपेंडिकुलर होगा इंक्लाइंड प्लेन का, ऐसा, ये वर्टिकल से कितना एंगल बनाएगा? थीटा ही बनाएगा। हाँ ठीक है, तो याद रहेगा। हाँ, तो mg को अगर आप रिजॉल्व करिएगा, एक फोर्स ऊपर की तरफ यहाँ पे टेंशन, ये 10 न्यूटन लग ही रहा है ये, हाँ, तो फोर्सेस को हमें रिजॉल्व करके, अब ज्यादा फोर्सेस किधर है? अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन है। तो हमें mg को भी क्या करना है? रिजॉल्व कर देना है अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन, है ना। या तो हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल वर्टिकल करके होगा फोर्सेस, नहीं तो अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन होगा। तो इसको हम ऐसे ही रिजॉल्व कर लेते हैं। तो ये थीटा, mg फोर्स थीटा एंगल इससे बना रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? फोर्स इधर mg कोस थीटा आ जाएगा, है ना। तो
along द इंक्लाइन प्लेन क्या हो जाएगा, mg sin थीटा हो जाएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं? हाँ, जी सर। अपने से कटना, ठीक है। mg sin थीटा हमारा नीचे आ गया, तो हमें याद भी रखना पड़ता है इसको। हाँ, कुछ पूछ रहे हैं, वैल्यू पूछिए। भी पुट करनी पड़ेगी मुझे। हाँ, वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, बिल्कुल। हमें याद क्या रखना है कि mg फोर्स जो होता है, तो बार बार ये चीज को करना नहीं है, याद रखना है क्या, mg फोर्स ऐसा होता है, और ये अगर एंगल थीटा है तो याद ही रख लेंगे हम इसको। तो इसके परपेंडिकुलर नीचे में क्या लगेगा, ये mg cos थीटा आएगा, है ना, और हाँ जी। इसके along द इंक्लाइन प्लेन क्या आ जाएगा, mg sin थीटा। sin थीटा आ जाएगा। याद ही कर लेना है ना। हाँ जी सर। अगर इंक्लाइन प्लेन अगर हमारा ऐसा है, ऐसा कुछ दे रखा है, तो इस केस में भी ऐसा ही तो होगा, इस केस में भी ऐसा ही होगा, mg फोर्स ऐसे एक्ट करेगा, तो ये along द cos इंक्लाइन क्या आ जाएगा, along द इंक्लाइन प्लेन क्या आ जाएगा, along द इंक्लाइन cos प्लेन थीटा। नहीं, साइन आएगा ना, sin। along द इंक्लाइन साइन आता है, along द इंक्लाइन क्या आएगा, mg sin थीटा sin आएगा। थीटा। और सेंस देखो नीचे की तरफ ही है, हमें दो फोर्सेस लाने हैं सच दैट उसका रिजल्टेंट क्या हो, ऐसा है। तो हाँ। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से cos सोचो, थीटा। है ना, हाँ जी सर। mg cos थीटा होगा। कोई फोर्स ऊपर चाहे अपवर्ड द प्लेन नहीं जाएगा, mg फोर्स नीचे लाना है। नेट फोर्स हमारा mg ऐसे लाना है, तो एक फोर्स हमने ऐसा करा है mg sin थीटा, और एक फोर्स हमने ऐसे करा mg cos थीटा। अब आप ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन चाहे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन दोनों से आप कर सकते हैं, ये इसका रिजल्टेंट फोर्स होगा। जिस भी फोर्स को आप रिजॉल्व करते हैं उसके आगे आप ऐसे इक्वल टू साइन लगा दीजिए। इससे आपको फायदा क्या होगा कि आपको याद रहेगा कि इसी फोर्स के बदले हमने mg cos थीटा mg sin थीटा डाला है, ओके, अदरवाइज भूल जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज द वे हाउ टू रिजॉल्व द mg फोर्स अलोंग द इंक्लाइन प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन। तो इतना अगर हम लोग कर लिए तो फिर तो हो जाएगा, है ना। तो अब इक्वेशन बैलेंस करना है, अब इसके बाद क्या करना है, इक्वेशन को बैलेंस करना है। तो 10 किसके बराबर हो जाएगा, mg sin थीटा के बराबर हो जाएगा, है ना। और क्या होगा बताओ, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, mg cos थीटा के बराबर हो जाएगी। ओके। हाँ जी सर, ये दोनों हुआ है। ये दोनों बराबर हो जाएंगे ना। हाँ जी। ऐसे फोर्सेस जितना ऊपर परपेंडिकुलर टू द उतना इंक्लाइन उतना ही जी। नीचे, जितना अलोंग द इंक्लाइन प्लेन जितना ऊपर उतना ही अलोंग द इंक्लाइन प्लेन नीचे, तभी तो फोर्स को बैलेंस होगा। फोर्स बैलेंस करने का मतलब ही तो ये है, ठीक है। हाँ जी। समझ में आया आज का क्लास? हाँ जी सर। पूरे फिजिक्स का सबसे मोस्ट बेसिक क्लास होता है ये। पूरा फिजिक्स पढ़ लेते हैं, पता ही नहीं रहता है कि kx फोर्स जो लग रहा है सो कौन लगा रहा है, स्प्रिंग लगा रहा है, डायरेक्शन क्या है। तो इस क्लैरिटी के साथ अगर आप पढ़िएगा तो धीरे धीरे करके सारे चीज डेवलप हो जाएगा, है ना। तो आपको क्या करना है, आज का होमवर्क यही है कि जो नोट्स हम आपको दे रहे हैं इसको आपको अपने हाथ से 2 बार 3 बार लिखना है। जितना बात हम बोले हैं उसको भी लिखना है, हाँ 2 बार लिखना है। और उसके बाद जितने क्वेश्चंस कराया है उसको करना है, जो होमवर्क दिया हुआ है उसको करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास जो है सो हम परसों लेंगे आपका 9:30 बजे से, यही टाइमिंग रखेंगे, है ना। आपकी स्कूल कब से खुल रही है? 4 जुलाई सर। हाँ, 1 जुलाई से 4 जुलाई। तो 4 जुलाई से तो मतलब तब तक तो ऐसे चल ही सकता है ना, क्या? हाँ जी। हाँ, तो आज हो गया आप 4 जुलाई के बाद आप MWF में हाँ वो सारे 6:30 6:30 बोले थे, हाँ वो तो ठीक रहेगा वो। तो अब हम क्लास लेंगे आपका परसों फ्राइडे को लेंगे, तो फ्राइडे को नेक्स्ट क्लास होगी। तब तक है सो इसको एक बार अच्छे से कर लीजिए, और ओके। बढ़िया से जब हो जाता है तो फिर हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन करने के लिए तो बहुत सारे किताबें भरी पड़ी हैं, कोई भी किताब उठाए है क्वेश्चन मेरे कर पास। सकते हैं, हाँ। लेकिन क्या है कि कॉन्सेप्ट नहीं रहता है बच्चों के पास, तो क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होगा। नीट में क्या है कि आपको बहुत हाई फाई फिजिक्स नहीं पढ़ना है, बेसिक रखना है, फॉर्मूला याद रखना है, प्रैक्टिस कर लेना है, बस इतना ही काम हो जाएगा।
जेई में थोड़ा सा फिजिक्स का लेवल तो बहुत अच्छा है, एडवांस वगैरह में, है ना। यहाँ तो आपको नीट में जो बच्चा बेसिक काम किया है, बेसिक जो काम कर लिया, और जो आपका एनसीईआरटी को ढंग से पढ़ लिया, है ना, फिर उसका काम हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, जैसे जैसे कह रहे हैं वैसे वैसे करते चलिए। ओके, ठीक है, ये पीडीएफ मैं आपको शेयर करता हूँ, और क्लास जो है सो हम लोग परसों फिर मिलते हैं, आगे हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ओके सर। ओके, थैंक यू।